You must have read the headlines कि सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है दैट दे हैव अपहेल्ड द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। अब इन सब चीज़ों का मतलब क्या है एक्चुअल में जम्मू एंड कश्मीर में? अब क्या स्टेटस रहेगा कॉन्स्टिट्यूशनली? क्या चीज़ वैलिड है, क्या इनवैलिड है? जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री क्या है? इन सभी चीज़ों को बहुत सिंपली आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस दीज थिंग्स एंड द वर्डिक्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। हाय गाइस, आई एम आयुषी, योर मेंटर फॉर लॉ बेस्ड एग्जामिनेशंस एंड वेलकम टू लॉ डाइजेस्ट। सबसे पहले जैसा कि मैंने बोला कि हम हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर भी देख लेते हैं बिकॉज कुछ लोगों को शायद ना पता हो या पता भी हो तो बहुत कंफ्यूजन है रिगार्डिंग दिस थिंग। तो बहुत ब्रीफ में मैं आपको एक बार हिस्ट्री डिस्कस कर देती हूँ ताकि हमको कॉन्टेक्स्ट जो है जजमेंट का, चीज़ों का, वो अच्छे से समझ में आए। लाइक यू गाइज नो, जम्मू एंड कश्मीर इंडिया पहले इंडिया की जितनी भी स्टेट्स थी पहले मोस्टली प्रिंसली स्टेट्स हुआ करती थी। जब ब्रिटिश रूल केम इनटू बीइंग देन देयर वाज पार्टीशन दैट हैपेंड। इंडिया अलग टेरिटरी क्रिएट हुई, पाकिस्तान अलग टेरिटरी क्रिएट हुई। जम्मू एंड कश्मीर को लेके वी नो कि बहुत सेंसिटिव इशू रहा है दोनों नेशंस के बीच में। नाउ अगर हम पहले हिस्ट्री में देखें तो जम्मू एंड कश्मीर वाज बीइंग रूल्ड बाय डिफरेंट डायनेस्टीज। पहले सिख्स आए थे बट एंग्लो सिख वॉर के अंडर ब्रिटिश won the war. Then later Dogra dynasty was ruling the state. Further, जैसा कि आई थिंक आप सब जो लेट मेमोरी में फ्रेश है वो शायद हिस्ट्री का अगर कोई नाम है वो तो महाराजा हरी सिंह हैं जिन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था। अब इन सभी चीज़ों को लेके पास्ट में हम ये देख रहे हैं कि ब्रिटिश का जो कंट्रोल था ओवर जम्मू एंड कश्मीर दैट सॉर्ट ऑफ एग्जिस्टेड। पार्टीशन के टाइम पे ब्रिटिश हैड गिवन द चॉइस टू सर्टेन प्रिंसली स्टेट्स की या तो आप इंडिया ज्वाइन कर सकते हो या पाकिस्तान, या फिर आप यू कैन डिसाइड टू स्टे इंडिपेंडेंट। तो जो जहां तक जम्मू एंड कश्मीर का सवाल है तो जम्मू एंड कश्मीर ऑलवेज वांटेड टू स्टे इंडिपेंडेंट। महाराजा हरी सिंह का भी यही कहना था एंड उन्होंने ऐसी रिक्वेस्ट भी करी थी दैट वी वांट टू स्टे इंडिपेंडेंट। इसके लिए ही हैड कम अप विद एन अग्रीमेंट जिसको पाकिस्तान ने साइन किया था। दैट्स कॉल्ड द स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट, जहां पर उन्होंने बोला था कि पाकिस्तान हैड अग्रीड टू साइन दैट अग्रीमेंट एंड कि आपका स्टेट का इंडिपेंडेंट स्टेटस भी रहेगा। हाउएवर पाकिस्तान ऑलवेज हैड एन आई ऑन जम्मू एंड कश्मीर, जिसको लेके उन्होंने एक मिलिटेंट अटैक किया ऑन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड ड्यू टू ऑल दैट सिचुएशन महाराजा हरी सिंह अप्रोच्ड इंडिया कि हम इस सिचुएशन में फंस चुके हैं। लॉर्ड माउंटबैटन थे उस टाइम पे एंड ही प्रपोज दैट वी वांट टू रिमेन इंडिपेंडेंट बट प्लीज हेल्प अस इन दिस रिगार्ड। तो इंडिया ने इस चीज को ध्यान में रखते हुए उनको ये बोला दैट वी आर गोइंग टू हेल्प यू बट ऑन वन कंडीशन दैट आप इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करेंगे हमारे साथ। ये 1947 में हुआ कि आप ये साइन करेंगे, आपका जो स्टेटस है वो रहेगा इंडिया। कुछ इंडिया के प्रोविजंस जो हैं वो आपकी स्टेट पे अप्लाई होंगे। बाद में जब सिचुएशन थोड़ी नॉर्मलाइज हो जाएगी देन वी विल कंडक्ट अ प्लेबिसाइड कि लोगों का ओपिनियन लिया जाएगा वेदर यू नो दे वांट टू रिमेन इंडिपेंडेंट और दे वांट टू जॉइन इंडिया। तो एक टेम्पररी प्रोविजन यहाँ पर 370 यहीं से आया था। इट सॉर्ट ऑफ गॉट क्रिएटेड। इंडिया ने कश्मीर की हेल्प करी, दे ड्रोव आउट द मिलिटेंट फोर्सेज। हाउएवर 1/3 एरिया जो आप पीओके में देखते हैं ये पार्ट दिस इसको लेके वी ऑल नो प्रीवियस कितने वॉर्स हो चुके हैं। पास्ट में 1998 में कारगिल वॉर भी यहाँ पर हो चुका है। तो ये सिचुएशन हमारी एग्जिस्ट करती है हिस्टोरिकली एज टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विच इज नाउ डिवाइडेड इनटू टेरिटरी। फिर क्या होता है, अब 2019 में हमने देखा कि यहाँ पे लग जाता है प्रेसिडेंट्स रूल एंड फर्दर दो ऑर्डर्स आते हैं प्रेसिडेंट के कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर नंबर 272 एंड 273। तो ये जो 272 नंबर का ऑर्डर है इसमें बेसिकली व्हाट हैपेंड वाज कि यहाँ पर बोला गया कि जो टर्म कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एग्जिस्ट करती है इन आर्टिकल 370 इसको हम रिप्लेस करके वी आर गोइंग टू पुट इन द टर्म लेजिस्लेटिव असेंबली। इसका बेसिकली पर्पस क्या था जो 273 में रिफ्लेक्टेड है कि आर्टिकल 370 एब्रोगेट कर दिया जाए। जो स्पेशल स्टेटस है जम्मू एंड कश्मीर का वो हटा के अब जो जम्मू एंड कश्मीर है उस पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जैसे कि बाकी और स्टेट्स पे अप्लाई होता है उसी तरह से वो भी अप्लाई होगा एंड आर्टिकल 370 बिकेम इनऑपरेटिव। तो ये इफेक्ट था इन दोनों ऑर्डर्स का। 2019 में वी नो कि रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया जहां पर हमें जम्मू एंड कश्मीर की स्टेट को डिवाइड कर दिया गया बिटवीन 2 यूटीज ऑफ JNK एंड लद्दाख।
तो अब इस चीज को लेके चैलेंज चल रहा था बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। एंड इसको लेके सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन, जो वर्डिक्ट है सुप्रीम कोर्ट का, वो इट वाज रिजर्व्ड ऑन 5 सितंबर, एंड फाइनली ये वर्डिक्ट अब आ चुका है। इस जजमेंट में जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बैठी है, दैट कंप्राइज्ड ऑफ सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, हु वाज ऑब्वियसली लीडिंग द बेंच, एंड फर्दर कौन जजेस इन्वॉल्व थे? जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजय खन्ना, बी आर गवाई एंड सूर्यकांत। These are all senior most judges, and this constitution bench was मेड इन ऑर्डर टू डिसाइड ऑन दिस इशू कि 370 को इस तरह से एब्रोगेट किया जा सकता है या नहीं। अब यहाँ पर 3 जजमेंट्स निकल के आई हैं। एक बाय जस्टिस चंद्रचूड़, जिसको जस्टिस बी आर गवाई एंड जस्टिस सूर्यकांत के साथ उन्होंने एक मेजोरिटी ओपिनियन दिया है। जस्टिस संजीव खन्ना की अपनी जजमेंट है, एंड जस्टिस संजय किशन कौल की भी अपनी जजमेंट है। हाउएवर, ऑल दीज जजमेंट्स आर यूनानिमस इन द एस्पेक्ट कि हाँ, ये जो सेंटर का डिसीजन था 2019 में 370 को एब्रोगेट करना, ये सब वैलिड है। अब यहाँ पर कॉन्टेंशंस हम देखते हैं कि पिटिशनर ने क्या बोला। पिटिशनर ने बोला कि ये जो प्रेसिडेंट रूल आपने जेएनके में इम्पोज किया, इट वाज इम्पोज टू डिस्ट्रॉय द स्टेट लेजिस्लेचर। उनका ये कहना था कि ये रूल जो है ये मैलिफाइड तरीके से किया गया है। यूनियन कैन नॉट टेक एक्शंस। जो भी ये प्रेसिडेंट रूल लगाया गया, इसके टाइम पे कुछ एक्शंस लिए गए, जैसे टेरिटरी ऑफ लद्दाख वाज क्रिएटेड, सो दे फेल्ट कि ये जो एक्शंस हैं ये इरिवर्सिबल एक्शंस आप नहीं ले सकते हो ड्यूरिंग द प्रेसिडेंट रूल। पार्लियामेंट की पावर जो है, इट इज जस्ट विद रिस्पेक्ट टू द लॉ मेकिंग पावर ऑफ द स्टेट, दे कैन नॉट गेट इनटू दीज मेजर एस्पेक्ट्स ऑफ अ स्टेट। देन दे फर्दर सेड कि आपने कोई मर्जर अग्रीमेंट तो साइन नहीं किया है कि जम्मू एंड कश्मीर हैज मर्ज्ड विद इंडिया। इट वाज ओनली एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन दैट वाज साइंड अर्लियर, व्हिच इज व्हाई दे फेल्ट दैट हमने कोई अपनी जो सॉवरेनिटी है वो कंप्लीटली इंडिया को सरेंडर नहीं करी है, वी आर स्टिल इंडिपेंडेंट। फर्दर दे सेड कि आर्टिकल 370 जो है ये परमानेंट स्टेटस अज्यूम कर चुका है, एंड कोई इट इज नो लॉन्गर अ टेम्पररी प्रोविजन, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, जब से वो डिसॉल्व हुई है तब से ये आर्टिकल परमानेंट है। 70 इयर्स हो गए, उसी तरह से सिचुएशन चलती आ रही है। देन दे सेड कि ये जो अमेंडमेंट करी गई है थ्रू आर्टिकल 367, दैट इज इम्पॉसिबल। इसके बारे में अभी हम आगे भी बात करेंगे। नाउ व्हाट डज दिस बेसिकली से? आर्टिकल 367 डील्स विद द इंटरप्रिटेशन क्लॉज जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है, और इसी इंटरप्रिटेशन क्लॉज के चलते क्या किया गया? प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 272 आया, जहां पर जो टर्म है गवर्नमेंट उसको रिप्लेस कर दिया गया बाय गवर्नर। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज रिप्लेस्ड बाय लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये स्पेसिफिकली काफी बड़ा इंपॉर्टेंट कंटेंशन यहाँ पर रहा कि ये इम्परमिसिबल है, दिस इज इलीगल। आगे देखते हैं कोर्ट का क्या व्यू था इस पे। एंड इट फर्दर सेड कि आपने किस तरह से स्टेट को यूटी में कैसे बदल दिया, दिस इज इम्परमिसिबल, आप ऐसा नहीं कर सकते हो। एंड फर्दर ये द वे गवर्नर ने असेंबली को डिसॉल्व किया, दिस शोज मैलाफीडे, बिकॉज एकदम जब असेंबली डिसॉल्व हुई उसके बाद में ही प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आ गया रीऑर्गेनाइजेशन का, जो 2019 में आया। वो सब चीजें एकदम आसपास हुई, तो इट रिफ्लेक्ट्स कि पीछे से ऑलरेडी कुछ चल रहा था, एंड गवर्नर वाज नॉट एक्सरसाइजिंग हिज माइंड हियर, एंड ही वाज एक्टिंग ऑन द बेसिस ऑफ द गवर्नमेंट। नाउ इश्यूज देखते हैं। इश्यूज को हम काफी सारे इश्यूज रहे, जैसे कि आपने कॉन्टेंशंस देखी, तो इन कॉन्टेंशंस को एड्रेस करने के लिए ऑब्वियसली कोर्ट क्रिएट्स इश्यूज। तो इन इश्यूज को अब हम डिस्कस करते हैं। फर्स्टली इशू ये है कि ये जो प्रोक्लेमेशन था प्रेसिडेंट रूल का जो इम्पोज किया गया, एंड इसमें एक्सटेंशंस हुए रूल में, उसके अंदर ऑर्डर्स आए, क्या ये चीजें वैलिड है या नहीं? तो प्रेसिडेंट रूल को लेके हम ये देख रहे हैं कि जो ये प्रेसिडेंट प्रोक्लेमेशन है, जब पिटिशनर ने अपनी पिटिशन भेजी है, तब दे डिड नॉट स्पेसिफिकली प्लीड फॉर दिस, या इस चीज को स्पेसिफिकली चैलेंज नहीं किया गया, तो हम इस चीज में नहीं घुसेंगे। फर्दर दे सेड कि इस चीज में मटेरियल रिलीव करना ग्रांट भी बहुत मुश्किल है, बिकॉज अब प्रेसिडेंट रूल एग्जिस्ट नहीं करता है एज ऑन डेट। फर्दर द कोर्ट सेड कि ये जो एक्सरसाइज ऑफ पावर्स है अंडर आर्टिकल 356, it must have a reasonable nexus with the object of proclamation. What does it mean? आर्टिकल 356 हमारा जो बात करता है, जब हम इमरजेंसी में देखते हैं, ये बात करता है स्टेट में जब कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाती है तो प्रेसिडेंट रूल लग जाता है। अब
यहाँ पर कोर्ट का कहना था प्रेसिडेंट रूल लगाने के लिए ये बहुत जरूरी है कि प्रेसिडेंट उस टाइम पे ये देखे कि उनका ये रूल लगाना शुड हैव रीजनेबल नेक्सस, दिस प्रोक्लेमेशन शुड हैव रीजनेबल नेक्सस विद द ऑब्जेक्ट दे वांट टू अचीव। ऑब्जेक्ट क्या अचीव करना है कि स्टेट में जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है वो फिर से सही हो जाए, एक बैलेंस क्रिएट हो जाए स्टेट में। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। और यहाँ पर कोर्ट का कहना था कि बिकॉज दीज प्रोविजंस, ये जो इमरजेंसी यहाँ पर लगाई गई, जो प्रेसिडेंट रूल यहाँ पर लगाया गया, दिस वाज डन इन ऑर्डर टू मेंटेन द प्रॉपर रूल इन द स्टेट, प्रॉपर ऑर्डर स्टेट में लाने के लिए। तो इसका एक प्रॉपर नेक्सस है। एंड इट फर्दर सेट कि पार्लियामेंट की जो पावर है इट इज नॉट जस्ट रिस्ट्रिक्टेड टू मेकिंग लॉज फर्दर, दे डू नॉट हैव टू, प्रेसिडेंट को कोई भी जरूरी नहीं है कि वो स्टेट का इस चीज में, स्टेट असेंबली से एडवाइस ले इस चीज में, प्रेसिडेंट अपने ओन डिस्क्रिशन पे एक्ट कर सकता है इन सच अ सिचुएशन। तो दे सेड कि ये चीज जो है ये इनवैलिड नहीं है। देन फर्दर इशू आता है कि क्या जो जे.एन.के जो है वो एक सॉवरीन स्टेट है, एक इंडिपेंडेंट स्टेट है, इंडिया क्या जे.एन.के पे अपनी अथॉरिटी एक्सरसाइज कर सकती है? तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला दैट ऑल स्टेट्स इन द कंट्री हैव लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव, सारी स्टेट्स के पास अपनी अपनी पावर्स हैं, लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव, सबकी डिग्री वेरी करती है। एंड अगर हम आर्टिकल 371 ए टू जे देखें, ये बेसिकली दिखाते हैं हमको कि स्पेशल अरेंजमेंट्स डिफरेंट स्टेट्स को लेके क्या है। एंड दिस बेसिकली रिफ्लेक्ट्स ऑन एसिमेट्रिक फेडरलिज्म, ये टर्म यहाँ पर यूज किया गया, वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज यहाँ पर इसी टर्म को यूज करते हुए जस्टिस चंद्रचूड़ ने अपने मेजोरिटी ओपिनियन में यही बोला है दैट आर्टिकल 370 जो है इट इज अ फीचर ऑफ एसिमेट्रिक फेडरलिज्म, यानी फेडरलिज्म में माने कि पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। अब उसमें क्या है कि ये एसिमेट्रिक है, दिस इज नॉट यूनिफॉर्म, एक स्पेशल फेडरल फीचर है ये, एंड इट इज नॉट एग्जैक्टली सॉवरेनिटी दैट वी आर सीइंग। फर्दर यहाँ पर ये भी बोला गया, अगर हम जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जे.एन.के है उसका प्रियम्बल देखते हैं तो वहां पर भी एज सच द टर्म सॉवरेन हैज नॉट बीन यूज्ड, दैट बेसिकली रिफ्लेक्ट्स द रिलेशन बिटवीन यूनियन ऑफ इंडिया एंड स्टेट। अगर आप वहां पर देखेंगे, उसको पढ़ेंगे, तो उसकी जैसे हम प्रियम्बल देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, वहां पे हम देखते हैं सॉवरेन, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, दीज टर्म्स हैव बीन यूज्ड। बट जो ये वाला प्रियम्बल है जे.एन.के का, जो पहले हुआ करता था, वहां पर इट बेसिकली रिफ्लेक्ट्स ऑन, इट सेज दैट दिस कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट्स द रिलेशन बिटवीन यूनियन ऑफ इंडिया एंड स्टेट। और उनका ये कहना था कोर्ट का कि दिस बेसिकली शोज कि आपका जो सॉवरेनिटी है वो एक्सक्लूजन में नहीं एग्जिस्ट करती है, आप इंडिया का एक इंटेग्रल पार्ट हो। फर्दर दे ऑल्सो रिलाइड ऑन द प्रोक्लेमेशन मेड बाय युवराज करण सिंह, जो महाराजा हरि सिंह के सन है, इन्होंने प्रोक्लेमेशन इशू किया था जहां पर ही मेंशन्ड दैट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है दैट विल सुपरसीड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू द एक्सटेंट इट इज इनकंसिस्टेंट एंड विल ऑल्सो एब्रोगेट द सेम। तो ये चीज जब वो खुद बोल रहे हैं, जो रूलर हैं वहां के, वो खुद ऐसा बोल रहे हैं, देन द कोर्ट सेड कि इसके थ्रू जो हम इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे रिलाय कर रहे हैं, उसके पैराग्राफ्स पे, वो दैट क्लियरली holds no legal consequence here because now they've themselves reflected that they have fully surrendered to India. Then further प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 370, जैसा कि पिटिशनर्स ने बोला कि ये टेम्पररी प्रोविजंस हैं, कि ये परमानेंट प्रोविजंस हैं। तो इस चीज पर डिसाइड हुआ, कोर्ट ने बोला कि ये परमानेंट प्रोविजंस नहीं है, ये एक टेम्पररी प्रोविजन है। कैसे? बिकॉज फर्स्टली दे सेड कि द वेरी फैक्ट कि आर्टिकल 370 जो है वो पार्ट 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में प्लेस्ड है, और पार्ट 21 किस चीज से डील करता है? टेम्पररी एंड ट्रांजिशनल प्रोविजंस। एंड उसके मार्जिनल नोट में भी अगर आप देखोगे तो इट सेज टेम्पररी प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सो दिस शोज दैट इट इज अ टेम्पररी प्रोविजन। फर्दर द कोर्ट सेड कि अगर हम आर्टिकल 370 और आर्टिकल 1 को साथ में कंबाइन करके रीड करें तो इट शोज दैट जम्मू एंड कश्मीर इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। फर्दर इट सेज दैट पावर ऑफ प्रेसिडेंट जो है वो अंडर आर्टिकल 370 है, जिसमें वो नोटिफिकेशन इशू कर सकते हैं कि कब आर्टिकल 370 जो है इट विल सीज टू अप्लाई, इट विल सीज टू एग्जिस्ट फॉर जम्मू एंड कश्मीर। ये
जो पावर है ये एप्लीकेबल है इवन आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज नॉट इन प्लेस। तो ये हम नहीं कह सकते बिकॉज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अब नहीं रही तो आर्टिकल 370 एक परमानेंट नेचर का प्रोविजन बन गया है। प्रेसिडेंट की ये पावर जो है वो इनहेरेंट है और इवन इफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिसॉल्व हो भी जाती है तब भी ये जो पावर है दिस स्टेज, बिकॉज ऐसा करने से वी आर फ्रीजिंग द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन। वो इंटीग्रेशन फिर कभी हो नहीं पाएगा विच डिफीट्स द होल पर्पस ऑफ क्रिएटिंग द आर्टिकल। फर्दर कोर्ट ने बोला कि अगर आप ग्रेजुअली हिस्ट्री देखोगे पिछले 70 इयर्स में, इट इज नॉट दैट कि इंस्टेंटली एकदम से एक बार में ये चीजें चेंज करी गई हैं। ओवर द टाइम बहुत चेंजेस होते आ रहे हैं। देन फर्दर जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर की हमने बात करी थी 272 की, जहां पर आर्टिकल 367 के थ्रू ये अमेंडमेंट कर दी गई कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को रिप्लेस कर दिया गया विद टर्म लेजिस्लेटिव असेंबली। सो अमेंडमेंट नहीं, रादर इंटरप्रिटेशन इस तरह से ऑर्डर में बोला गया कि इसको इस तरह से इंटरप्रेट किया जाएगा। तो क्या ये वैलिड था ऑर्डर? यहां पर कोर्ट वाज सीरियस अबाउट दिस दैट ये गलत है। ऐसा करना इट इज वेरी डेंजरस टू द सिचुएशन बिकॉज एक खराब प्रेसिडेंट बन जाएगा फ्यूचर के लिए। एंड इट सेड दैट इट इज एन अल्ट्रा वायरस ऑर्डर दैट वाज मेड। इंटरप्रिटेशन जो है आप अमेंडमेंट किए बिना इंटरप्रिटेशन क्लॉज को मॉडिफाई नहीं कर सकते हो। दैट इज वेरी डेंजरस। आप जस्ट इन ऑर्डर टू एस्केप कि वो, क्योंकि अमेंडमेंट का प्रोसेस जो है वो लंबा होता है, सभी का आपको 2/3 मेजोरिटी का एक्सेप्टेंस लेना पड़ता है। यू कांट बाईपास दैट प्रोसेस बाय डूइंग सो। आपने शायद पढ़ा होगा जब हम इंटरप्रिटेशन के रूल्स की बात करते हैं, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स में, कि जो आप डायरेक्टली नहीं कर सकते वो आप इनडायरेक्टली भी नहीं कर सकते। तो उसी जूरिस्प्रूडेंस को यहाँ पर लगाते हुए कोर्ट ने बोला कि अगर ऐसा अमेंडमेंट हम परमिट कर देंगे देन इसका इफेक्ट वुड बी डिजास्टरस। जब एक प्रॉपर प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड है किसका, अमेंडमेंट का, तो वो फॉलो होना चाहिए। आप बैकडोर से इस तरह से चेंजेस नहीं कर सकते हो। हाउएवर द इंपॉर्टेंट पार्ट वाज कि सीओ 272 तो आपने अल्ट्रा वायरस कर दिया, हाउएवर 273 वाज अपहेल्ड। 273 का क्या इफेक्ट था? इट बेसिकली सेड 370 जो आर्टिकल है वो एब्रोगेट किया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विल अप्लाई टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। एंड ये दिस वाज हेल्ड टू बी एज वैलिड। तो इट रियली डजंट मैटर कि 272 अल्ट्रा वायरस बोला गया। इट्स ओनली विद रिस्पेक्ट टू द फैक्ट कि फ्यूचर में ये चीजें ना हो उसको कर्ब करने के लिए यहाँ पर ये किया गया। हाउएवर जम्मू एंड कश्मीर के रिस्पेक्ट में द पोजीशन स्टेज एज दैट जो सेंटर ने करने की कोशिश करी है। देन इट वाज फर्दर आस्क्ड कि ये जो रीऑर्गेनाइजेशन किया गया है इन 2019, आपने इस तरह से बाइफिकेट कर दिया है, क्या ये वैलिड है या नहीं? इस इशू को, रीऑर्गेनाइजेशन के इशू को किस तरह से कोर्ट ने एड्रेस किया है? द कोर्ट हैज सेड, पहली बात तो जो सॉलिसिटर जनरल हैं मिस्टर तुषार मेहता, उन्होंने कोर्ट को बोला कि यहाँ पर स्टेटहुड जम्मू एंड कश्मीर में वी यूनियन इज गोइंग टू रिस्टोर द स्टेटहुड एज सून एज पॉसिबल। एज सून एज पॉसिबल टर्म जो है वो थोड़ा मतलब इट्स एन एम्बिगुअस टर्म क्योंकि कोई टाइम पीरियड डिफाइंड नहीं है। तो कोर्ट ने इस चीज को बोला कि क्योंकि ये ऐसा बोल रहे हैं तो हम इस चीज पे एडजुडिकेट रादर नहीं करेंगे कि क्या ये रीऑर्गेनाइजेशन इनटू यूनियन टेरिटरी वैलिड है या नहीं। फर्दर कोर्ट ने अपहोल्ड किया। जब हम आर्टिकल 3 की बात करते हैं, आर्टिकल 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हमको कहता है कि हम स्टेट्स को किस तरह से रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं, कि एग्जिस्टिंग स्टेट में से कुछ बाउंड्री ऑल्टर कर ली, कुछ पार्ट डिमिनिश कर दिया, चेंजेस कर दिए, नेम्स में चेंजेस कर दिए। तो ये चीजें विदाउट एनी अमेंडमेंट अलाउड है अंडर आर्टिकल 3। हाउएवर अगर हम उसके प्रोवाइजो और एक्सप्लेनेशन देखें वो भी कुछ चीजें फर्दर कहते हैं। तो इट इज सेड कि यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में बोला गया जो टर्म स्टेट यूज किया जा रहा है दैट आल्सो इंक्लूड्स द टर्म यूटी, और उसी पे रिलाई करके यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आर्टिकल 3 यहाँ ऐसा अलाउ कर रहा है बिकॉज उसकी एक्सप्लेनेशन ऐसा कहती है कि यूटी भी इस चीज में इंक्लूडेड है। फर्दर इट ऑल्सो सेड कि ये जो एक्सप्लेनेशन है ये परमिट करता है यूटी कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम अ टेरिटरी ऑफ एनी स्टेट। हाउएवर अगर आप देखोगे पास्ट में कभी ऐसा नहीं हुआ है कि किसी स्टेट को यूटी बना दिया गया है अंडर आर्टिकल 3। इट इज द फर्स्ट टाइम दैट इट हैपेंड। एंड यहाँ पर दे अपहेल्ड
classification of Ladakh as a union territory, relying on explanation 1 here. However, the court left the question of whether parliament can convert a state into UT as open. So दोनों ही चीजें हुई. अब लद्दाख को एज यूनियन टेरिटरी उन्होंने अपहोल्ड भी किया इस डिसीजन को. हाउएवर ये क्वेश्चन भी दे हैव लेफ्ट इट ओपन फॉर द पार्लियामेंट टू डिसाइड. फर्दर कोर्ट सेट कि जब ऐसा किया जाता है तो इस केस में वहां पर प्रोवाइजो में बोला गया है कि तब स्टेट लेजिस्लेचर के व्यूज लेना भी जरूरी है. प्रोवाइजो में ऐसा लिखा गया है. बट कोर्ट फेल्ट कि अगर आप प्रोवाइजो को पढ़ोगे तो उसकी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग उसको इस तरह से इंटरप्रेट किया जाएगा कि जो recommendations of state legislature हैं they are only recommendary, they are discretionary in nature, वो binding नहीं है. तो जरूर अगर यहाँ पर recommendation नहीं लिया गया है तो it's fine because it is as per the discretion of the state and assembly का as such recommendation लेना mandatory नहीं है. अब इस चीज को लेके भी आई नो देयर विल बी अ लॉट ऑफ डिबेट दैट विल बी हैपनिंग. आप लोगों को भी ऐसा लग सकता है कि किस तरह से हम इन चीजों को बाईपास कर सकते हैं, कितनी वैलिड है ये सिचुएशन. देयर विल बी अ मल्टीपल, आई फील कि इसके बाद भी ऑब्वियसली देयर विल बी अ लॉट ऑफ पिटिशंस जो आएंगी, इन चीज़ों को क्वेश्चन करेंगी, रीऑर्गेनाइजेशन को क्वेश्चन करेंगी एंड किस तरह से ये चेंजेस अफेक्ट करे गए हैं उस पे फर्दर क्वेश्चनिंग होगी. बिकॉज कुछ चीज़ों को जैसा कि हम देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने कुछ चीज़ों को ओपन छोड़ दिया है एंड फर्दर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुछ और डायरेक्शंस भी आए. जैसे ये डायरेक्शन आया कि इलेक्शंस जो हैं वो स्टेट में कंडक्ट कराए जाएं बिफोर 30 सितंबर 2024. ऐसा कोर्ट ने बोला है. ईसीआई को डायरेक्शन दी है एंड फर्दर कुछ क्वेश्चन वर्ड ऑफ क्वेश्चन भी आया. जैसे जस्टिस संजय किशन कौल जो खुद ही एक कश्मीरी हैं, उन्होंने ऐसा ये बोला कि हमें इस चीज ये सब चीजें होने के बाद हमें एक चीज ध्यान में रखनी है कि जो लोग हैं वहां पे उनको हील किया जा सके, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सुनना भी बहुत जरूरी है. तो अगर कोई ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुआ है बाय स्टेट और नॉन स्टेट फैक्टर्स देन दोज थिंग्स शुड बी एड्रेस्ड. इन चीजों को सुना जाना चाहिए, उन लोगों को सुना जाना चाहिए. इसके लिए उन्होंने बोला कि एक ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमिटी को एस्टैब्लिश किया जाना चाहिए. हाउएवर ही लेफ्ट इट फॉर द स्टेट टू डिटरमाइन कि किस तरह से वो इस कमिटी को कॉन्स्टिट्यूट करेंगे. बेसिकली ये जो ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमिटी है ये साउथ अफ्रीका में एस्टैब्लिश करी जाती है. उसी चीज को देखते हुए, उस चीज पे रिलाई करते हुए उन्होंने ऐसा बोला. एंड जस्टिस संजीव खन्ना की भी जो जजमेंट थी दैट वाज इन कॉन्करेंस ऑफ द अबव एंड ही आल्सो फेल्ट कि आप इस तरह से जैसे 272 का जो ऑर्डर था विच बाईपास द अमेंडमेंट प्रोसीजर वो इनवैलिड है. ही कॉन्कर्ड कि आप जो 370 एब्रोगेट कर रहे हैं वो सही है बिकॉज सॉवरेनिटी जो है वो एज सच कहीं एग्जिस्ट नहीं करती है. 370 एक टेम्पररी प्रोविजन है. तो इस तरह से कोर्ट का एक यूनानिमस वर्डिक्ट रहा यहाँ पर कि ये 370 का एब्रोगेशन सही है. Jammu and Kashmir is an integral part of India. It is not a sovereign independent territory. And further reorganization जैसा हमने देखा उसका question they've left it open for some cases, for some contentions as you saw. Supreme Court का ऐसा कहना था कि क्योंकि petitioner ने इन चीज के ऊपर questioning नहीं करी है, इस चीज को plead नहीं किया है, अपनी prayer में नहीं डाला है, तो हम इन चीजों से delve नहीं करेंगे. जैसे रीऑर्गेनाइजेशन को लेके कोर्ट ने बोला दैट वी कैन डिसाइड इट इन अ सेपरेट जजमेंट. इस जजमेंट का पार्ट वो चीज नहीं बन सकती है एंड दैट इज हाउ द कोर्ट केम टू इट्स कंक्लूजन. आई होप आपको थोड़ी क्लैरिटी आई होगी कि ये 370 एब्रोगेशन, ये जो टर्म्स यूज करी जा रही हैं इनका क्या मतलब है, किस तरह से इस पूरी चीज को देखा जाएगा. एंड वी आर येट टू सी कि अब जम्मू एंड कश्मीर में इस तरह से पीस रिस्टोर किया जाता है. इट्स अ वेरी सेंसिटिव मैटर एंड हम लोग भी यहाँ पर आपको सिर्फ जजमेंट रिलेटेड आपको अपने व्यूज दे रहे हैं. वी आर नॉट कन्फाइनिंग, वी आर कन्फाइनिंग आवरसेल्व्स टू द फैक्चुअल सिचुएशन एंड द जजमेंट. हम अपने ओपिनियन यहाँ पर एज सच नहीं देते हैं. हाउएवर in case you want to share anything, you want to say anything regarding this judgment, please feel free to mention the same in the comment box below and we shall have a look at that. ऐसी और वीडियोस के लिए, इन चीज़ों से अपडेटेड रहने के लिए, लीगल अपडेट्स
पाने के लिए मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो और इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर रहे हो।